अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। यूरोप के ज़्यादातर लोग जिनों, भूतों, खबीस आत्माओं, जादू और सिफली या काले इल्म वगैरह पर यकीन नहीं रखते। मैं भी उन्हीं में से था और कोई ऐसी बात नहीं माना करता था जिसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा सके। यही वजह है कि मुझे जोंगिया की इस बात पर यकीन नहीं आया था कि उसका भतीजा जादूगर भेड़िए के हत्थे चढ़कर भेड़िया बन गया है। मैंने ठहाका लगाते हुए कहा था, ये जहालत की बातें हैं जोंगिया। जिन, भूत, आत्माएं और जादू वादू, इसमें कोई सच्चाई नहीं होती। तुम तो खुद तजुर्बेकार शिकारी हो और जानते हो कि अक्सर आदमखोर शेर दूर दराज इलाकों से आकर इंसानों को खा जाते हैं और किसी दूसरी तरफ निकल जाते हैं। तुम्हारा भतीजा भी किसी आदमखोर का लुकमा बन गया होगा जिसका इल्ज़ाम तुम जादूगर को दे रहे हो। नहीं साहब, जोंगिया बोला, आप माने या ना माने, मगर जिन, भूत भी होते हैं, गंदी आत्माएं और काला इल्म भी होता है। अगर जादूगर भेड़िए ने मेरे भतीजे को अपने जैसा भेड़िया ना बना दिया होता तो मैं आपसे ये क्यों कहता कि जंगल में जहाँ कहीं आपको कोई अजीब सा इंसानी भेड़िया दिखाई दे, उसे फौरन मार डालिएगा। क्या तुमने भी कोई अजीब सा इंसानी भेड़िया देखा है? मैंने उससे पूछा। हाँ, वो मेरा भतीजा था जो भेड़िया बन चुका था। तो फिर तुमने उसे मारा क्यों नहीं? काले जादू वाले भेड़िए आम गोलियों से मरा नहीं करते साहब। वो ऐसी गोलियों से ही हलाक किए जा सकते हैं जिनका खोल चांदी का हो। मैंने उसे आम गोलियों से मारना चाहा था, मगर उसका बाल भी बाका नहीं हो सका, बल्कि वो मुझे दबोचने के लिए लपका। अगर मुझे ये मालूम नहीं होता कि सिर्फ नदी में कूदने से ही जान बच सकती है तो आज मैं भी भेड़िया बन चुका होता। मैंने फिर ठहाका लगाया। हा, क्या तुम उसके पेट में भेड़िए बनते? आप इसे मजाक मत समझिए साहब, वो सीरियस होते हुए बोला। ये जादू वाले भेड़िए जिसे काट लें वो भेड़िया बन जाता है। वो अपने शिकार को खाते नहीं, सिर्फ घायल करते हैं। मेरे भतीजे को जादूगर भेड़िए ने जख्मी किया होगा और वो भेड़िया बन गया। जब तक जादूगर भेड़िया मारा नहीं जाएगा, लोग भेड़िए बनते रहेंगे। ये श्राप न जाने कितने अरसे से चला आ रहा है। मेरे दादा ने भी जादूगर भेड़िए से बचने के लिए नदी में छलांग लगा दी थी। ये भेड़िए नदी पार नहीं कर सकते। जोंगिया की ये बातें मुझे बकवास लगीं और मैंने यही बेहतर समझा कि इस जाहिल और अंधविश्वासी आदमी से बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए मैंने ये कहकर बात ख़त्म कर दी कि अगर उस भेड़िए से मेरा सामना होगा तो मैं उसे हलाक कर दूंगा, मगर साहब गोलियों पर चांदी का खोल ज़रूर चढ़ा लीजिएगा। अच्छा, ऐसा ही करूँगा, मैंने झूठ मूठ उसे यकीन दिलाया। उस वक्त तो मुझे जोंगिया की किसी बात पर यकीन नहीं आया था, मगर आज मैं उन सारी बातों का कायल हो चुका हूँ, उन सारी बातों को मान चुका हूँ जिन्हें हम यूरोपीय लोग ढकोसले और अंधविश्वास समझते हैं। ये उन दिनों की बात है जब हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। मैं फ़ौज में मुलाजिम था और हमारी पलटन बंगाल में तैनात थी। मुझे बचपन से ही घूमने फिरने और शिकार का शौक़ था, इसलिए हिंदुस्तान में मुलाजमत के दौरान भी छुट्टी मनाने के लिए यूरोप जाने के बजाय मैं फारबिसगंज, जोगबनी, विराटनगर, धड़ांग और नेपाल के किसी दूसरे इलाके में चला जाता। फारबिसगंज में मिस्टर फारबिस की नील कोठी में बहुत से अंग्रेज़ अक्सर ठहरा करते थे, इसलिए इसमें कोई शिकारी होता तो हम मिलकर शिकार करते थे। धड़ांग में एक नेपाली जोंगिया जो तराई के जंगल को अच्छी तरह जानता था, शिकार के लिए हमारी रहनुमाई यानी गाइडेंस किया करता था।
मैं जब भी नेपाल की तराई में शिकार खेलने जाता तो धड़ांग पहुंचता और उसे लेकर कई कई दिनों तक शिकार खेलता रहता था। उसके साथ उसका नौजवान भतीजा भी रहता था, जिसके बारे में उसने बताया था कि वो भेड़िया बन चुका है। मैं उसे अपने साथ शिकार के लिए ले जाना चाहता था, मगर उसने माफ़ी मांग ली। भतीजे की मौत ने उसकी सेहत बर्बाद कर दी थी। इत्तेफाक की बात यह है कि अब के मुझे फारबिसगंज में भी शिकार का कोई शौकीन नहीं मिला था। मैं अकेला धड़ांग पहुंचा था, जहां जोंगिया ने अपने भतीजे की कहानी सुनाकर मेरे साथ चलने से मना कर दिया था। मैंने भी यही बेहतर समझा कि तराई के इलाके में ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा और करीबी इलाके में ही अपने शौक़ को पूरा कर लूँगा। वो एक चांदनी रात थी और मैं घने जंगल के बीचों बीच से गुजर रहा था। मैंने अपना शिकार किया हुआ हिरन कंधे पर उठाया हुआ था और मेरे एक हाथ में राइफल थी। मैं जोंगिया के कैबिन नुमा कोठरी की तरफ जा रहा था, जो नदी के दूसरे किनारे लगभग 2 मील के फासले पर थी। अचानक जंगल के सन्नाटे में एक भयानक चीख गूंज उठी। ओ मेरे खुदा! ये चीख इतनी दहशतनाक थी और लर्जा देने वाली थी कि मेरे हाथ से बंदूक गिर गई। मैं एक फौजी और पुराना शिकारी था। मैं सुंदरबन में रॉयल बंगाल टाइगर्स का भी शिकार कर चुका था और कभी दहशत ज़दा नहीं हुआ था, मगर ऐसी भयानक गंदी चीख मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। इस चीख में किसी दूसरे की आवाज़ भी शामिल थी। वो चीख एक बार फिर गूंजी तो मैंने कंधे से हिरन फेंक कर बंदूक सीधी कर ली कि अब चीख की आवाज़ और करीब से आई थी। मुझे एहसास हुआ कि इस चीख में भेड़िए जैसी आवाज़ भी शामिल है। अचानक मुझे जोंगिया की बात याद आ गई कि उसके भतीजे को जादूगर भेड़िए ने अपने जैसा भेड़िया बना दिया है। मेरे दिल में अजीब से डर के साथ क्यूरोसिटी का जज्बा भी जाग उठा कि देखूं तो ये चीख किसकी है। मैंने चीख की आवाज़ की तरफ का अंदाज़ा करते हुए उस तरफ देखा। लगभग 100 गज दूर बड़े बड़े पेड़ों का एक घना झुंड था। चांदनी में उन पेड़ों की डालियां एक दूसरे में गुड़मुड़ दिखाई दे रही थीं। इस झुंड पर बड़ी बड़ी चमगादड़ें मंडला रही थीं। दूसरी चीख के बाद जंगल पर फिर गंभीर सन्नाटा छा गया। मैंने राइफल चेक की, उसमें 2 गोलियां मौजूद थीं और सेफ्टी कैच भी खुला हुआ था। सिर्फ लुबलुबी दबाने की देर थी। राइफल 2 शोले उगलती और शिकार खून और मिट्टी में तड़पता दिखाई देता। खतरों से खेलना भी मेरी आदत थी, सो मैं पेड़ों के उस झुंड की तरफ बढ़ने लगा जिससे वो दहशतनाक चीखनुमा आवाज़ आई थी। पेड़ों के इस झुंड में बहुत बड़ा चीड़ का एक पेड़ था, जिसकी बड़ी बड़ी डालियां दाएं बाएं इस तरह फैली हुई थीं जैसे किसी आदमी ने दोनों बाजू फैला दिए हों। उन डालियों के बीच में एक घनी मगर कुछ कम बड़ी डाल थी या तना था जो इंसानी सर से मिलता जुलता था। इस जंगल में शिकार के दौरान मैं कई बार इन पेड़ों के झुंड के पास से गुजरा था और अजीब से इंसानी रूप की वजह से इस पेड़ को खूब पहचानता था। जो मैं झुंड के करीब आता जा रहा था, चमगादड़ों के उड़ने में तेज़ी आती जा रही थी और वो ऊंचाई से नीचे उतर आई थी। अब मुझे उनकी लाल लाल आंखें साफ दिखाई दे रही थीं। अचानक वो इतनी नीचे आ गईं कि मुझे उनकी फड़फड़ाहट साफ सुनाई देने लगी। वो ठीक मेरे सर पर मंडला रही थी। मैं रुका और राइफल लहराकर उन्हें भगाने लगा। दरअसल उस वक्त मुझे वैम्पायर चमगादड़ों की वो कहानियाँ याद आ गई थीं जो मैं कभी कभार पढ़ा करता था। अभी मैं सर पर मंडलाने वाली चमगादड़ों की तरफ ध्यान दे ही रहा था कि मुझे सूखे पत्तों की हल्की हल्की सी खड़खड़ाहट सुनाई दी। मैंने आवाज़ की तरफ देखा तो बस देखता ही रह गया। सामने लंबी लंबी घास में 2 चमकदार पीली पीली सी आंखें मुझ पर जमी थीं। खुदा जाने वो भेड़िया था या मक्कार चीता। मैंने राइफल सीधी कर ली। होना तो ये चाहिए था कि वो भेड़िया या चीता ताव में गुर्राता, मगर वो एक कदम आगे बढ़कर रुक गया। अब मैं उसे अच्छी तरह देख सकता था।
वो लंबी लंबी घास में यूं खड़ा था जैसे भालू अपनी पिछली टांगों पर खड़ा होता है। उसके जिस्म पर लंबे लंबे और भूरे बाल थे, मगर उसका मुंह अभी तक घास में छिपा हुआ था। इतने में वो फिर आगे बढ़ा तो मुझे दहशत के मारे झुरझुरी आ गई, क्योंकि वो कोई बला थी। उसका चेहरा इंसानों से बहुत मिलता जुलता था। इंसानों जैसी पेशानी, इंसानों जैसी मगर बेहद चमकदार आंखें, इंसानों जैसी नाक और गाल, अलबत्ता मुंह के बजाय भेड़ियों जैसी थोथनी। ऐसा लग रहा था कि वो इंसान नुमा भेड़िया है या भेड़िया नुमा इंसान। इसके साथ ही मुझे जोंगिया की बातें याद आ गईं। मैंने गौर से उसे देखा तो मुझे उसमें जोंगिया के भतीजे की झलक नजर आई और मेरे हलक से चीख निकलते निकलते रह गई। इसका तो ये मतलब था कि जोंगिया की बातें सच थीं और उसका भतीजा वाकई भेड़िया बन चुका था। मैं जोंगिया के भतीजे से मिल चुका था। उसका नाम तो पता नहीं क्या था, मगर मैं उसे शर्पा कहा करता था। उस वक्त भी मेरे होठों पर अचानक शर्पा का लफ्ज़ आ गया। मैंने कहा, तो तुम भेड़िया बन गए हो शर्पा? ये सुनते ही उसकी आंखें एकदम लाल अंगारा सी बन गईं। वो गुर्राया और मेरी तरफ लपका। अगर मैं पहले से होशियार नहीं होता तो वो यकीनन मुझे दबोच लेता, मगर मैंने बिजली की तेज़ी से उसकी पेशानी का निशाना लिया और गोली चला दी। गोली उसके माथे पर तो लगी, मगर उछल कर एक तरफ जा गिरी। वो रुका तो मैंने दूसरी गोली भी दाग दी। वो भी ठीक निशाने पर लगी, मगर यूं उछल गई जैसे किसी चट्टान से टकराई हो। ये राइफल और गोलियां इतनी ताकतवर थीं कि गेडे को भी एक बार तो गिरा ही देती, मगर वो उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकी। उसने एक बार फिर वही जोरदार और भयानक चीख मारी और घास को चीरता हुआ मेरी तरफ बढ़ने लगा। मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं राइफल दोबारा लोड करता, और कर भी लेता तो वो गोलियां भी शायद बेअसर साबित होती। उसका खुला जबड़ा और लड़ाका अंदाज देखकर मेरी हालत ख़राब होने लगी। ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी रगों में खून जम गया हो। इतने में वो छलांग लगाने के अंदाज में उछला और मेरे करीब आ गया। मैं दहशत के मारे ज़रा सा भी हिल नहीं सका। इससे पहले कि वो अपने दाएं हाथ से, जो अब भेड़िए का पंजा बन चुका था, मेरा मुंह नोचता, मैं बेख्याली में हटा और राइफल की नाल पकड़कर पूरी ताकत से उसका कुंदा उसकी खोपड़ी पर दे मारा। ये चोट इतनी तेज थी कि किसी भी जानवर पर पड़ती तो वो लुढ़क कर गिर जाता, मगर वो इंसान नुमा भेड़िया ज़रा भी टस से मस नहीं हुआ। तो मैंने एक बार फिर उस पर कुंदे से ज़ोरदार चोट लगाई। जब ये चोट भी बेअसर साबित हुई तो मैंने भागने में ही भलाई समझी और पलटकर दौड़ लगा दी। मेरी बंदूक वहीं गिर गई थी। मैं इस वक्त जितनी भी तेज़ रफ्तार से दौड़ सकता था दौड़ रहा था, और वो अजीब सा भेड़िया चीखता गुर्राता हुआ मेरा पीछा कर रहा था, और दम बदम उसकी रफ्तार बढ़ती ही जा रही थी। मेरी खुशनसीबी थी कि मैं जिस रास्ते पर भाग रहा था वो नदी की तरफ जाता था। जो ही मुझे चांदनी में नदी का पानी चमकता दिखाई दिया, जोंगिया की बात याद आ गई कि इंसानी भेड़ियों से सिर्फ इसी हालत में जान बचाई जा सकती है, जब आदमी नदी में कूद जाए। मैंने अपनी बची खुची ताकत समेटी और रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की, क्योंकि अब वो जादुई भेड़िया मुझसे कुछ ही कदमों के फासले पर रह गया था। इससे पहले कि वो मुझे दबोच लेता, मैं नदी के किनारे पहुंच गया और अंधाधुंध छलांग लगा दी। नदी का पानी बर्फ़ की तरह ठंडा था। उसमें गोता खाने के बाद जब मैं उभरा तो देखा कि भेड़िया किनारे पर खड़ा है। जो ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, उसने पंजा पानी में डाला, मगर दूसरे ही लम्हे चीखते चिल्लाते हुए उसने अपना पंजा यूं पानी से निकाल लिया जैसे उसने बिजली का नंगा तार छू लिया हो। फिर वो पलटा और जंगल की तरफ दौड़ता चला गया। मैं दौड़ने की वजह से पूरी तरह थक चुका था।
नदी का ठंडा पानी मेरी रगों में खून जमाए दे रहा था, मगर मैंने किसी न किसी तरह नदी पार कर ही ली और किनारे पर पहुंचकर बेहोश हो गया। मैं न जाने कब तक नदी के किनारे पड़ा रहा। जब मुझे होश आया तो सबसे पहले मैं ये समझा कि मैं मर चुका हूँ। मगर फिर दिन की रोशनी में जब मुझे नदी बहती दिखाई दी तो कल रात घटी सारी घटना याद आ गई। मेरे कपड़े अभी पूरी तरह से सूखे नहीं थे। भागते वक्त मेरी बंदूक वहीं गिर पड़ी थी, मगर गोलियां और शिकारी चाकू अभी तक मौजूद था। मैंने अपने जिस्म को टटोला जो कि सही सलामत था, मगर झाड़ियों से उलझने की वजह से जहाँ जहाँ से कपड़े फटे थे वहाँ खराशें आ गई थी। मुझे बहुत ही कमज़ोरी महसूस हो रही थी और भूख भी शिद्दत से लग रही थी। मैंने उठकर आसपास का जायज़ा लिया। जोंगिया की कोठरी वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं थी, मगर थकन और कमज़ोरी के मारे चलना दूभर हो गया। मगर मैं गिरता पड़ता उसी तरफ बढ़ने लगा और किसी न किसी तरह वहाँ तक पहुँच ही गया। अंदर से तले हुए गोश्त और अंडों की खुशबू आ रही थी, जिसने मेरी भूख को और बढ़ा दिया, जिसने मेरी भूख और बढ़ा दी। मैं लड़खड़ाता हुआ अंदर दाखिल हुआ तो जोंगिया तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ा और मुझे सहारा देते हुए बोला, क्या हुआ साहब, आपकी ये हालत कैसे हो गई? पहले मुझे खाने को दो, फिर तुमको सब कुछ बता दूंगा। जोंगिया ने मुझे बिठाकर तला हुआ मटन और अंडे मेरे सामने रख दिए। मैं मरभक्कों की तरह उन पर टूट पड़ा। फिर गरम गरम भाप उड़ाती चाय पीकर मेरी जान में जान आ गई। तो मैंने जोंगिया से कहा, तुमने ठीक ही कहा था जोंगिया, तुम्हारा भतीजा जिंदा है और भेड़िया बन चुका है। फिर मैंने उसे पूरी घटना डिटेल से सुना दी। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जादूगर भेड़ियों को आम गोलियों से मारा नहीं जा सकता। इन्हें मारने के लिए चांदी की या चांदी के खोल वाली गोलियों की ज़रूरत होती है। मैं चांदी खरीदने के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ। पैसों की फिक्र ना करो जोंगिया, पैसे मुझसे लो और जाकर चांदी खरीद लाओ, फिर हम दोनों मिलकर उसे मार देंगे, मैंने कहा। मगर इसके साथ साथ असली जादूगर भेड़िए का मरना भी ज़रूरी है साहब। मेरे दादा ने बताया था कि वो तिब्बत के किसी इलाके से आया था और काले जादू का माहिर था। वो किसी शराब की वजह से मरने के बाद भेड़िया बन गया था और वो जिसे काट लेता था वो भी भेड़िया बन जाता था। वो भेड़िया अब तक जिंदा है। मेरा भतीजा उसी के काटने से भेड़िया बन गया है, इसलिए उस जादूगर भेड़िए को हलाक करना ज़रूरी है। ठीक है, हम उसे भी तलाश करेंगे, मैंने उसे यकीन दिलाया। इस घटना के बाद मुझे बुखार हो गया। मैं कई दिन तक बिस्तर पर पड़ा रहा। मुझे बार बार ये ख्याल आता कि क्या मरने के बाद कोई इंसान भेड़िया बन सकता है? क्या आत्माएं इंसानों को परेशान कर सकती हैं? मैंने एक बंगाली किताब का अंग्रेज़ी तर्जुमा यानी ट्रांसलेशन पढ़ा था, जिसमें चुड़ैलों और खबीस आत्माओं का जिक्र था। मुझे इन बातों पर यकीन नहीं आया था, मगर अब जबकि मैं खुद अपनी आँखों से जोंगिया के भतीजे को भेड़िए के रूप में देख चुका था, तो मुझे इस कहानी पर भी यकीन आ गया था कि वाकई असली जादूगर भेड़िया भी होगा। इसी बीच में जोंगिया फारबिसगंज जाकर चांदी के पत्रे ले आया। हम दोनों ने बहुत सी गोलियों पर चांदी के खोल चढ़ाए। मुझे अपनी राइफल बार बार याद आती रही, जो भेड़िए से बचने के लिए फ़रार होते वक्त जंगल में गिर पड़ी थी। जोंगिया कहता, फिक्र ना करिए साहब, हम आपकी बंदूक तलाश करेंगे, वो उसी पेड़ों के झुंड के आसपास पड़ी मिल जाएगी। चांद की 14वीं रात हमने इंसानी भेड़ियों को तलाश करने और उन्हें ठिकाने लगाने का प्रोग्राम बनाया, मगर सह पहर यानी दोपहर के बाद वाले पहर को ही जंगल की तरफ चल दिए ताकि राइफल तलाश कर सकें, जो मेरे हाथ से गिर गई थी। वैसे जोंगिया ने मुझे 12 बोर की एक पुरानी बंदूक दे दी थी, मगर वो इतनी ताकतवर नहीं थी जितनी कि मेरी राइफल थी और मैं उसे खोना नहीं चाहता था। सूरज डूबने से पहले हम उस झुंड के करीब पहुंच गए और ये मेरी खुशकिस्मती थी
कि मुझे अपनी राइफ़ल खास में पड़ी मिल गई। मैंने उसे जल्दी से साफ़ किया और चांदी के खोल वाली 2 गोलियां भर दीं। हम वहाँ से दोबारा नदी की तरफ लौट आए और जिस छोटी सी कश्ती में हमने नदी पार की थी, उसमें बैठकर सूरज डूबने का इंतज़ार करने लगे, क्योंकि जोंगिया ने बताया था कि जादुई भेड़िया रात को ही अपने शिकार की तलाश में निकलता है। जो ही चाँद निकला, हम दोबारा जंगल में दाखिल हो गए और फूंक फूंक कर कदम रखते हुए उसी झुंड की तरफ बढ़ने लगे, जिसके बीचों बीच इंसानी रूप वाला चीड़ का पुराना पेड़ हाथों की तरह डालियां फैलाए खड़ा था। वहां तक पहुंचते पहुंचते चांद हमारे सर पर आ गया। आज भी चमगादड़ें पेड़ों की झुंड पर फड़फड़ाती घूम रही थीं। कभी कभी वो पेड़ों के झुंड के अंदर भी गायब हो जाती। अचानक उल्लू की तेज आवाज़ सन्नाटे को चीरती हुई उभरी और फिर वो हमारे सरों पर से फड़फड़ाता हुआ पेड़ों की झुंड की दूसरी तरफ चला गया। मगर उसके अचानक आने ने और उसकी गंदी आवाज़ ने हमें अच्छा खासा डरा दिया। हम चौकस हो गए और अपनी उंगलियां बंदूकों की लुबलुबी पर रखे बड़ी सावधानी से पेड़ों के झुंड में दाखिल हो गए। झुंड के पेड़ बहुत घने थे। उनकी डालियां और पत्तों ने चांदनी का रास्ता रोक दिया था, इसलिए वहाँ अंधेरा फैला हुआ था। हम रुक गए और पीठ से पीठ मिलाकर थोड़ी देर वहाँ खड़े रहे, ताकि हमारी आंखें इस अंधेरे में देखने की आदी हो जाएं। इतने में खास के अंदर हल्की सी सरसराहट सुनाई दी और फिर इंसानी भेड़िए की वही भयानक चीख सन्नाटे का जिगर चीर गई, जो मैं पहले भी सुन चुका था। हमने आहट की तरफ देखा तो कोई 15 गज दूर हमें भेड़िए की पीली आंखें चमकती दिखाई दे गईं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वो कुछ कदम आगे आया तो एक जगह छिद्री डालियों से छन कर आने वाली चांदनी में उसका मुंह साफ दिखाई देने लगा। थोतनी के सिवा बाकी सब कुछ जोंगिया के भतीजे से मिलता जुलता था। जोंगिया के मुंह से अचानक निकला, बेटे मैं तुम्हारा चचा हूँ, मुझे पहचानते हो ना? ये सुनकर भेड़िए ने फिर चीख मारी और गुर्राता हुआ तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। उसका अंदाज जारहाना था, यानी आक्रामक था। मैंने उसका निशाना लिया और गोली चला दी, जो उसकी खोपड़ी में लगी और वो उलट गया। हालांकि पिछली दफ़ा उस पर 2 गोलियां और कुंदे की चोट भी असर नहीं कर पाई थी। अब वो पूरी तरह से चीख चिल्ला और गुर्रा रहा था। झुंड में डालियों पर बैठे अनगिनत परिंदे चीखते चिल्लाते चक्कर काटने लगे। जोंगिया आगे बढ़ा और उसने तड़पते हुए भेड़िए पर गोली चला दी, तो मैं भी आगे बढ़ा। कुछ ही लम्हों में भेड़िया ठंडा हो गया। अभी हम भेड़िए का जायज़ा लेना ही चाहते थे कि करीबी झाड़ियों में दुबका हुआ एक और भेड़िया हमारी तरफ लपका। वो भी इंसानी भेड़िया था। वो कद काठी में पहले भेड़िए से बड़ा और लंबी थोथनी वाला था। इससे पहले कि वो जोंगिया पर झपटता, मैंने उस पर गोली दाग दी। वो भी उलट गया और गिरकर तड़पने लगा। जोंगिया ने दूसरी गोली उसके जिस्म में उतार दी, जिससे वो ठंडा हो गया। जोंगिया ने मुझसे कहा, मुझे तो इस पुराने जादूगर भेड़िए का ख्याल ही नहीं रहा था, जिसकी वजह से न जाने अब तक कितने इंसान भेड़िए बने और मारे जा चुके हैं। फिर हम दोनों मुर्दा भेड़ियों को घसीटते हुए चांदनी में ले आए ताकि उनका जायज़ा ले सकें। अचानक जोंगिया बोला, देखिए साहब, इसे देखिए, ये क्या हो रहा है? मैंने पलटकर उस पहले भेड़िए की तरफ देखा जिसे जोंगिया घसीट लाया था। उफ खुदाया, मैं दहशत से लरस कर रह गया। वो भेड़िए की नहीं बल्कि उसके भतीजे की लाश थी। जोंगिया रोते हुए अपने भतीजे की लाश से लिपट गया। मैंने उसे दिलासा देते हुए उठाया और जब दूसरे भेड़िए की तरफ देखा तो फिर मुझे हैरत का तेज़ झटका लगा। वो भी इंसानी लाश में बदल चुका था। ये एक बहुत ही गंदी शक्ल बूढ़ा था। यही वो जादूगर है जो शराब से भेड़िया बन गया था, जोंगिया बोला। अभी हम उसे देख ही रहे थे कि जादूगर की लाश राख का ढेर बन गई, मगर जोंगिया के भतीजे की लाश वैसी ही रही। जोंगिया ने उसे कंधे पर लाद लिया और फिर उसे नदी में बहा दिया। मैं जानता हूँ कि आपको इस कहानी पर यकीन नहीं आएगा,
अगर मैं खुद इस तजुर्बे से नहीं गुजरता तो मुझे भी यकीन नहीं आता, मगर अब मैं जादू टोने, भूत प्रेत, खब्बीस आत्माओं के साथ साथ जिन्नात पर भी यकीन रखता हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।